हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का अकेलापन। मोहन जी तन्हाई में आराम से कुर्सी पर आंखें मूंदे लेटे हुए थे। स्वास्थ्य कमजोर है आजकल उनका। उन्होंने अपनी विशाल कोठी को किराए पर दे रखा है। अपनी जान के लिए तो एक कमरा ही पर्याप्त है। बाकी हिस्से में बच्चों का स्कूल चलता है। बच्चों की शरारतें और अध्यापिकाओं की चलचलाहट से दिन भर हलचल मची रहती है। परंतु शाम होते ही प्रदूषण के अंधेरे के साथ कोठी में एक गहरा सन्नाटा सा छा जाता है। आम, जामुन, लीची, बेल, अमरूद के पेड़ बुत के समान चुपचाप खड़े रहते हैं। नौकर छुट्टियों में गांव गया और फिर लौट कर ही नहीं आया। दूसरा नौकर ढूंढने की हिम्मत ही नहीं बची। मलेरिया और बुखार ने उन्हें और भी ज्यादा कमजोर कर दिया था। एक गिलास पानी के लिए भी तरस जाते थे। इतनी विशाल कोठी के मालिक हैं, मगर तन्हा जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। बीमारी और बुखार की वजह से मुंह का स्वाद इतना खराब हो गया कि मन करता कोई चटपटा स्वादिष्ट भोजन खाएं, मगर बनाए कौन? अपने हाथों से कभी कुछ खास बनाया ही नहीं। नौकर था तो कच्चा पक्का जो भी बनाकर सामने रख देता उसे जैसे तैसे गले से नीचे उतार लेते। बाजार जाने की ताकत भी नहीं बची। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। रात में चौकीदार पहरा देता है। पास अड़ोस में सब कोठी वाले ही हैं। क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। आज अगर मोहन जी इस अपार धन संपदा में भूखे प्यासे मिट भी जाएं, तो शायद किसी को कुछ पता भी ना चले। उनका मन भर आया। बेटा डॉक्टर समुंदर पार अपने कैरियर में लगा हुआ है। उसे बूढ़े माँ बाप की कोई परवाह ही नहीं। पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने कितनी तकलीफों और यत्न से बच्चों को पाला है, यही वह जताते नहीं। कभी भूल कर भी दूसरी शादी का नाम नहीं लिया। सौतेली माँ की कहानियां सुन चुके थे। साल 6 महीने में 1-2 दिन के लिए आ जाती थी। बाबूजी, आप मेरे साथ चल कर रहिए। बेटी पिंकी बड़े ही आग्रह से कहती है, बाबूजी, आप मेरे साथ चलकर रहिए ना। क्यों? मुझे क्या कमी है यहाँ? वह हंसी में टाल देते। बाबूजी, आप बेटी के पास नहीं रहना चाहते तो भैया के पास अमेरिका ही चले जाइए। बेटी की यह बातों पर वे आकाश की ओर देखने लगते। अपनी धरती, अपना पुश्तैनी मकान, अपना इतना बड़ा व्यापार, अपना देश, अपनी माटी, यहाँ बसी तेरी अम्मा की यादें, इन सब को छोड़कर मैं 7 समुंदर पार कैसे चला जाऊं? यही तो मेरा बचपन और जवानी गुजरी है। देखना, एक दिन तेरा डॉक्टर भाई भी वापस अपनी धरती पर अवश्य ही आएगा। वे भविष्य के रंगीन सपने देखने लगते। फाटक खुलने की आवाज पर चौंक उठे। सपनों की कड़ियां टूट गई। अचानक घंटी बजी। कौन हो सकता है इस समय? मैं हूँ सुमन। अरे सुमन, तुम आओ, अंदर आओ। मोहन जी का चेहरा खिल उठा। सुमन उनके स्वर्गवासी मित्र की विधवा थी। बहुत ही कमास्ट, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने वाली महिला। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? बोलते हुए मैं पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं बीमार हूँ? वे आश्चर्य से बोले। चौकीदार से पता चला। बस भागी भागी चली आई। उसी से पता चला कि श्यामू भी अपने घर चला गया है। मुझे क्या आपने गैर समझ रखा है? खबर क्यों नहीं दी? सुमन उल्हाने देते हुए बोली। मोहन जी खामोशी से सुनते रहे। यह उल्हाने उनके कानों में मधुर रस घोल रहे थे। सुमन जी का गुस्सा उनके हृदय को शीतलता प्रदान कर रहा था। कोई तो है जो उनकी चिंता करके उन्हें हक से डांट सकता है। आज वो बहुत सुकून का अनुभव महसूस कर रहे थे। बोलो, क्या खाओगे? पकौड़ियाँ, तीखी और चटपटी सी। वे बच्चे की तरह मुस्कुराए। क्या? तीखी पकौड़ी? सचमुच इस बुढ़ापे में सटिया गए हो तुम। भला बीमार व्यक्ति भी कहीं तली भुनी चीजें खाता है क्या?
सुमन जी ने पैनी बातों की तीखी धार उनके हृदय को चुभन के बदले सुकून प्रदान कर रही थी। फिर सुमन ने उन्हें अपने हाथों की स्वादिष्ट चटपटी मसालेदार खिचड़ी बनाकर खिलाई। उनके चेहरे पर सुकून लौट आया। सुबह सुमन ने फिर आने का वादा किया। वह बोली, कल फुलके और तोरई का झोल लेकर आऊंगी। मोहन जी का मन भर आया। सारी जवानी उन्होंने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी थी। अब मोहन जी का मन भटकने लगा। पूरी जवानी उन्होंने बिना किसी स्त्री के ही काट दी। कभी भी सांसारिक विषय वासनाओं को अपने पास फटकने तक नहीं दिया। कर्तव्यों की वेड़ियों पर अपनी इच्छाओं की उन्होंने आहुति चढ़ा दी। वही वैराग्य मन आज साथी की चाहना कर रहा था। ये कैसी विडंबना है। जब बेटा 4 साल और बेटी 6 महीने की थी, उसी समय पत्नी की मामूली बीमारी में मृत्यु हो गई। उन्होंने रोते हुए दूध मुँहे बच्चों को सीने से लगाकर जीवन की लड़ाई लड़ी। अपने जीवन का बहुमूल्य समय उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश पर न्यौछावर कर दिया। बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई, फिर उसकी शादी की, विदेश भेजा, बेटी को माँ बाप दोनों का साया दिया। आज वही बेटी अपने पति के घर में सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रही है। सुमन ने भी अपनी जवानी संघर्ष में बिता दी। विधवा होने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आज वे बड़े शहरों में नौकरी करते हैं, मगर उनकी दुनिया में सुमन के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी सुमन बारी बारी से बेटों के पास जाती रहती है, मगर हर घर की कहानी कुछ एक जैसी ही होती है। पढ़ लिख के योग्य होने पर कमाऊ बेटों पर माँ बाप से ज्यादा अधिकार उनकी पत्नियों का हो जाता है। माँ बाप एक फालतू के बोझ समझने जाने लगते हैं। सुमन में बस एक ही कमी थी, वह अपने बेटों पर अपना पहला अधिकार समझती थी। बहू की रुबाब सहने के लिए वह तैयार नहीं थी। परिणाम स्वरूप लड़ झगड़ कर वे अपने घर वापस चली आई। मोहन बहुत खिन्न रहने लगा, अकेलापन काटने को दौड़ता। अपने मन की बात किससे कहे। मोहन और सुमन जब भी मिलते अपने अपने दिल का दर्द एक दूसरे को साझा करते। दोनों को अकेलापन का साथी मिल गया था। सुमन की सेवा और उनके हाथों का खाना मोहन को स्वस्थ करने लगा। वह हफ्ते 10 दिन वहीं रुक जाती। दोनों के बीच भावनाएं गहराने लगी थी। उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत को भाग दौड़ करके पूरा करने में वे अपनी संतानों की उपेक्षा तक भूल गई। हंसी ठठाके गपशप में एक दूसरे से कब इतने करीब आ गए, उन्हें पता ही न चला। बालकोनी में बैठकर नए नवेले युवक की तरह आपस में चुहल करते। मन में कोई बुरी भावना नहीं थी, परंतु जमाने का मुंह कैसे बंद करते। लोग उनकी अंतर्गता को कई अर्थ देने लगे। धीरे धीरे समाज में कई तरह की बातें उनके बारे में होने लगी। उड़ती उड़ती कुछ बातें उन तक भी पहुंचने लगी। समाज के डर से 2 दिन तक सुमन जी मोहन जी से मिलने नहीं आई। इधर सुमन जी के न आने से मोहन जी का हृदय बेचैन रहने लगा। सुमन जी के हाथों ने उनकी अर्थव्यवस्था गृहस्थी को नव जीवन दिया था। भला जीवन दाता को भी कोई भुलाया जा सकता है। दिन भर इंतजार करने के बाद शाम को वे सुमन जी के घर जा पहुंचे। नत्थू हलवाई के यहाँ से गर्मा गर्म जलेबियां बनवा ली। गर्मा गर्म जलेबियां सुमन जी को बहुत पसंद हैं। गलियों में अंधेरा अपना साया फैलाने लगा। ना रोशनी ना बत्ती, दरवाजा अंदर से बंद था। ठक ठकाने पर सुमन जी ने दरवाजा खोला। आइए, अंदर आइए। जैसे सुमन जी बस मोहन जी के आने का ही इंतजार कर रही थी। सुमन जी की सूजी हुई आंखें देखकर मोहन जी ठगे से रह गए। क्या बात है, सब खैरियत तो है? कोई जवाब न पाकर मोहन जी अधीर हो उठे। अपनी जगह से उठ सुमन का आंसुओं से भरा हुआ चेहरा उठाया। तकिए के नीचे से सुमन ने एक पत्र निकालकर मोहन जी के हाथों में थमा दिया। कोट की ऊपर वाली जेब से
ऐनक निकालकर पत्र पढ़ने लगे। पत्र पढ़ते पढ़ते वे गंभीर हो उठे। ओहो, इस विषय पर तो हमने कभी सोचा ही ना था। यह तो सारा सर हम दोनों के ऊपर लांछन है। यह चरित हनन का एक घिनौना आरोप है। अपनी ही संतानों के द्वारा उनका चेहरा तमतमा उठा। पत्र पढ़कर उठकर बाहर की ओर चल पड़े। तुम तो चले जा रहे हो, मेरे लिए कुछ सोचा है? मुझे उन्हें अपनी संतान कहते हुए भी शर्म आ रही है। सुमन बिलक बिलक कर रोने लगी। मोहन जी के बढ़ते कदम वहीं रुक गए और वापस कुर्सी पर जा बैठे। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। क्या किया जाए? जब तुम्हारे बेटों को हमारे मिलने जुलने में आपत्ति है, इसका वह गलत अर्थ लगाते हैं, तो हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। अब बुढ़ापे में मिट्टी पलीत करनी है क्या? उन्हें अपनी ही आवाज काफी दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। पिछले एक सप्ताह से भी सुमन से नहीं मिल रहे थे। स्वास्थ्य फिर से गिरता जा रहा था। डॉक्टर ने पूर्ण आराम करने की सलाह दी। शरीर को तो आराम उन्होंने दे दिया, पर भटकते मन को कैसे विश्राम मिले? सुमन के दोनों बेटों की वैसे तो आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर अपनी माँ के गैर मर्द से मेल जोल पर वे एक मत हो आपत्ति प्रकट करने लगे थे। पता नहीं उनके किस शुभचिंतक ने उन्हें मोहन जी और सुमन जी के घनिष्ठ संबंध की खबर उन तक पहुंचा दी थी। मोहन जी का रोम रोम सुमन को पुकार रहा था। जवानी उन्होंने बच्चों की देखभाल में गुजार दी, परंतु बुढ़ापे का अकेलापन अब उन्हें काटने को दौड़ता था। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, सबसे ज्यादा जीवन साथी की जरूरत हमें बुढ़ापे में ही पड़ती है। जब हर एक कोई हमारा साथ छोड़ देता है, तब वही जीवन साथी हर परेशानी, हर कष्ट में हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ चलता है। आज मोहन जी भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं। यह बिना किसी सहारे के कैसे कटेगा, यह सोच सोच कर वे विचलित हो जाते हैं। कोई तो हमसफर हो जो उनके दुख सुख में उनका साथ दे, जिससे वे अपनी मन की बातें कर सकें, जिस पर वे पूरी तरह निर्भर हो सके। तभी बाहर दरवाजे पर डाकिये ने आवाज लगाई, चिट्ठी। डाकिये के हाथ में विदेशी लिफाफा देखकर पुलकित हो उठे, जैसे चिट्ठी के स्थान पर स्वयं उनका बेटा खड़ा हो। चिट्ठी में आधी मुलाकात हो जाती है। मोहन जी के बेटे ने लिखा था, वे अगले 5 वर्षों तक स्वदेश नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसने जिस नई कंपनी में ज्वाइन किया है, उसके समझौते में एक शर्त यह भी है। मोहन जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी खुशी पल भर में ही छूमंतर हो गई। वे 5 वर्ष कैसे काटेंगे? सिर्फ यादों के सहारे? क्या पता वह 5 वर्षों के बाद भी भारत आएगा या नहीं। स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। कल किसने देखा है, बादों और सपनों के द्वार किसी कैद के मूर्त को बहलाया जा सकता है, हाड़ मांस से बने प्राणी को नहीं। उसकी प्रतिदिन की जरूरत है, मन और शरीर की ख्वाहिश है। आज तक उन्होंने हमेशा अपनी भावनाओं पर विजय पाई है, मगर अब लगता है कि थके हुए मन की आकांक्षाओं को ये कुचलना आसान नहीं होगा। इधर बेटी ने खबर भिजवाई कि उसके पति 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए मुंबई जा रहे हैं। वह भी उनके साथ मुंबई जा रही है। वहां से लौटकर पिता से मिलने आएगी। वारी दुनिया, बेटा और बेटी सभी अपनी अपनी बुलंदियों के शिखर चूमने की होड़ में हैं। बूढ़े और अकेले पिता के लिए किसी के पास समय नहीं है। एक हमदर्द सुमन थी, उसे भी उनके बेटों ने अपने संकीर्ण विचारों की लक्ष्मण रेखा में कैद कर दिया। यह दुनिया बड़ी ही अजीब है, जहाँ संबंध सिर्फ स्वार्थ की बुनियाद पर टिके होते हैं। उनका मन कचोट उठा। मोहन, मोहन, कहाँ हो भाई? अचानक चमनलाल की आवाज सुनाई दी। अरे मोहन, कैसे हो? चमनलाल उनके पुराने मित्र थे। आओ आओ, कैसे आना हुआ? बिटिया की शादी के सिलसिले में आया था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। बनवारी जी का जोरदार ठहाका का गूंज उठा।
हंसना तो मोहन जी भी चाह रहे थे, परंतु हंसने के उपक्रम में सिर्फ होठ चौड़े होकर रह गए। चमनलाल जी की अनुभवी नजरों ने सब कुछ भांप लिया था। शुरू में तो मोहन जी टाल मटोल करते रहे, लेकिन धीरे धीरे दिल की बात खुलने लगी। चमनलाल ने समझाया, देखो मित्र, यह समस्या सिर्फ तुम्हारी और सुमन की नहीं है, हर उस विधवा और विदुर की कहानी है जिन्होंने अपनी जवानी कर्तव्य की बेड़ी पर नौछावर कर दी। अब उम्र के इस पड़ाव पर अकेले रह गए। अब तक शरीर में ताकत होती इंसान सब कुछ झेल लेता है, लेकिन जब शरीर कमजोर हो जाता है तब अकेलापन काटने को दौड़ता है। बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और माता पिता उन्हें बोझ लगने लगते हैं। यह तो दुनियादारी है। हम नई पीढ़ी को दोष नहीं दे सकते। हर कोई अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र है। मोहन जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर सुमन और मैं हंस बोल लेते हैं तो दूसरों को आपत्ति क्यों होती है? चमनलाल जी ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें सीधी और सरल भाषा में एक सलाह देता हूँ। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? उनकी आंखों में सीधे झांकते हुए चमनलाल जी ने सामाजिक सुझाव दे डाला। क्या शादी? मैं और सुमन? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लोग क्या कहेंगे? हमारी संतानों पर इसका क्या असर पड़ेगा? जीवन की इस संध्या बेला में अब मैं विवाह करूं? नहीं 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 भाई, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मोहन जी चौंक गए। अब लगे ना तुम दुनिया और संतान की दुहाई देने। जब यही बात समाज ने और सुमन के बेटों ने कही तो तुम्हें बुरा लग गया। शादी करना कोई पाप है क्या? जीवन की संध्या बेला में आनंद से जीना वर्जित थोड़ी है। मनुष्य जन्म लेकर मृत्यु तक किसी न किसी के सहारे की तलाश में ही तो रहता है। सुमन और तुम अपने पवित्र रिश्ते को विवाह का सामाजिक माहौल लगाकर वैध बना दो। समाज भी यह एक प्रेरक उदाहरण बनेगा। और देखना, काना फूंसियां अपने आप बंद हो जाएंगी। रही बात संतानों की, तो वह भी जब ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो तुम्हारा निर्णय को बिल्कुल उचित ठहराएंगे। कभी कभी इंसान को निजी सुख के लिए भी कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही कुड़ते रहोगे तो जीवन के कुछ वर्ष और कम हो जाएंगे। चमनलाल जी मोहन जी को समझाते हुए बोले। मोहन जी की सोच में पड़ गए। बोले, क्या सुमन मानेगी? चमनलाल ने कहा, तुम पुरुष हो, पहल तुम्हें ही करनी होगी। स्त्री चाहे जिस भी उम्र की हो, उसमें नारी सुलभ लज्जा तो रहती ही है। फिर चमनलाल के जाने के बाद मोहन जी आत्मविश्वास के साथ सुमन जी के घर की ओर चल पड़े। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में वे एक नया सफर शुरू करने के लिए तैयार थे। दरवाजा खटखटाया। सुमन ने दरवाजा खोला और उन्हें देखकर हैरान रह गई। उनकी आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी रो रह के उठी हैं। क्या बात है सुमन, फिर से रो रही थी क्या? मोहन जी ने पूछा। सुमन ने बिना कुछ कहे उन्हें अंदर आने का इशारा किया। कैसे आना हुआ? सुमन ने उनसे सवाल किया। मोहन जी सोफे पर बैठते हुए बोले, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उन्होंने सुमन का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुमन, तुम और मैं दोनों ही अपनी जवानी में कर्तव्य निभाते निभाते अकेले रह गए, लेकिन अब यह अकेलापन सहा नहीं जाता। हमारी संतानों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। ऐसे में अगर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तो क्या गलत है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुमन की आंखें भर आईं। वह बोली, लेकिन दुनिया और समाज क्या कहेगा? बच्चे क्या कहेंगे? मोहन जी ने गंभीरता से कहा, दुनिया को जो कहना है कहने दो। हमें अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। जिन बच्चों के लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही बच्चे आज हमें भूल गए हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी के बाकी दिन हंसी खुशी बिताने हैं तो यह कदम तो उठाना ही होगा। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। मोहन जी ने उन्हें चुप कराया और अगले ही दिन मंदिर में जाकर शादी कर ली। उन्होंने समाज के लिए एक नई मिसाल पेश की। अब सुमन
मोहन जी की कोठी में रहने लगी। कुछ वर्षों तक उनकी वीरान कोठी में रौनक लौट आई। मोहन और सुमन ने जीवन की इस संध्या बेला में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने का फैसला कर लिया। यह कहानी एक शक्त संदेश देती है कि जीवन के अब किसी भी पड़ाव पर अपनी खुशियां ढूंढना गलत नहीं होता। मोहन जी और सुमन जी ने जो फैसला किया वह न सिर्फ सही था बल्कि समाज में एक प्रेरक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सुमन जी और मोहन जी ने शादी करके सही किया या गलत? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।